हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बीएससी या बीएससी बीएड थर्ड ईयर का रिवीजन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ओनली मैथमेटिक्स का रिवीजन करेंगे, ना तो फिजिक्स का करेंगे ना ही केमिस्ट्री का। ओनली मैथ का रिवीजन कराया जाएगा। ये तो बच्चों की डिमांड थी कि सर रिवीजन करा दो, इस साल नहीं पढ़ पाया हमने, तो उनको डिमांड को ध्यान में रखते हुए बीएससी बीएड थर्ड ईयर का रिवीजन बैच यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाले हैं। अपना यूट्यूब चैनल है बीएस मैथ क्लासेस। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिससे कि मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितने आपके सहपाठी या अलग दूसरी कॉलेज के बच्चे हैं, सारे सबको अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं। आप शेयर करेंगे ना आप, जिससे कि सभी बच्चों का फायदा हो। अपन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए अपन इस साल बीएससी में थर्ड ईयर का रिवीजन कराएंगे। अभी देखो, ये सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग लगभग सेम सेम है। तो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान की सारी यूनिवर्सिटी, जैसे मदरसे है, ब्रिज है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, तो कोई सी भी यूनिवर्सिटी को लगभग सेम है सिलेबस। तो सभी रिवीजन करेंगे। अपन अभी दो दो यूनिट तैयार करेंगे, सबसे पहले तीनों पेपर में, और उसके बाद अगर पेपर नज़दीक नहीं आते हैं तो और कर लेंगे। तो सबसे पहले दो दो यूनिट तैयार करेंगे। अभी जिन बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं मैथ खोल के देखा है तो उनके लिए दो दो यूनिट भी बहुत है। पर अपना परीक्षा पैटर्न आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर में हुआ था, सेम रहने वाला है। तो पहले अपन दो दो यूनिट तैयार करेंगे, उसी से अपना 100% सिलेबस कवर होगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बीएससी या बीएससी बी थर्ड ईयर रिवीजन बैच। ओनली मैथ का करेंगे अपने यूट्यूब चैनल बीएस मैथ क्लासेस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन अपने मैथ के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी मैथ चलते हैं, कौन कितने नंबर का है, कौन सा कितने का है, पेपर फर्स्ट का क्या नाम है, सेकंड का क्या नाम है, और कौन कौन सी यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट पेपर है अमूर्त बीजगणित। सभी लोग जानती हैं, बीएससी सेकंड ईयर में पास होकर आए हैं। तीन पेपर चलते हैं मैथ में। पहले पेपर का नाम है थर्ड ईयर में अमूर्त बीजगणित अवशिष्ट अलजेब्रा। इसमें 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट हैं, और मैगी मार्क्स 40 नंबर। ई पेपर सेकंड यूनिट 5, मैगी मार्क्स 40। और तीसरा पेपर है वो चलता है डायनेमिक्स के नाम से। दूसरा तो सम्मिश्र विश्लेषण हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तीसरा चलता है डायनेमिक्स के नाम से, जिसमें दो में चलते हैं। एक तो होता है स्थिति विज्ञान और एक गति विज्ञान। गति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं डायनेमिक्स, स्थिति विज्ञान को स्टैटिक्स। दोनों में मिला के 5 यूनिट हैं। गति विज्ञान में से 3 यूनिट तो, और 2 यूनिट स्टैटिक्स में। तो कुल मिला के 5 यूनिट हैं, और दोनों ही मिला के 40 नंबर की आती है। तो अपन प्रत्येक यूनिट को उठाएंगे और उसका अथवा वाला पार्ट भी करेंगे, मतलब टोटल यूनिट करेंगे, जिसमें कि अथवा वाला पार्ट भी मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन सम्मिश्र विश्लेषण को स्टार्ट करते हैं। ये कैलकुलेशन पार्ट है। इसमें क्या है, जिसे अमूर्त बीजगणित है। तो अमूर्त बीजगणित की नेचर कैसा है, इसमें थ्योरम वगैरह हैं, इसको प्योर मैथ बोलते हैं। अब अमूर्त बीजगणित जैसे सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस, तो ये ऐसा ये पेपर है सम्मिश्र विश्लेषण। ओपन अमूर्त बीजगणित को सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरम है, और थ्योरम पेपर के नज़दीक आपको समझाएंगे और याद करवाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए आप सम्मिश्र विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अपन पहले जितना भी 12th लेवल का है जो काम आने वाला है इस पेपर में, पूरे पेपर में, सम्मिश्र विश्लेषण में, तो पहले उसका आज उसी का 12th लेवल का पढ़ेंगे। और कल से अपनी एक एक घंटे की वीडियो आएगी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि कौन सी टाइम वीडियो आ रही है। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा उसी टाइम मैं बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा, और आप देखते रहना कंटिन्यू। और मेरा नंबर यूट्यूब पर ही है, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई दिक्कत हो
तो आप कॉल भी कर सकते हैं। और ये नोट्स प्राप्त करने हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है BS मैथ्स क्लासेस के नाम से। जो अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल बन रहा है, तो उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड में आज 12th लेवल की जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं जो काम आने वाले हैं पूरे कंप्लीट समिस्ट एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो उन सबको आज कर लेते हैं। और कल अपना प्योर सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा 3rd ईयर का, ठीक है ना, समिस्ट विश्लेषण में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। बेस तो आप जानती होंगी, तो 7th 8th की बुकों में पढ़ लेते हैं अपन। जानती हैं, एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं जो काम आने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें तो काम आएगी कम, लेकिन अमूर्त फर्स्ट पेपर है अपना, उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। संख्या पद्धति, प्राक संख्या कौन सी होती है? एक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं, इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरी पूर्ण संख्या और नंबर 0 से स्टार्ट होती हैं। यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का सेट क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? इंटीजर्स नंबर। इसको आई या जेड से दर्शाते हैं। -∞ से 0 + ∞ तक चलती हैं। आप जानती होंगे सभी पूर्णांक अंकों को, माइनस भी होती हैं, प्लस भी चलती हैं, 0 को शामिल किया जाता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती हैं? एक संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P व Q क्या होनी चाहिए? इंटीजर। इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर, आई में बिलोंग, मतलब P व Q बिलोंग, जेड या आई कुछ भी बोल सकते हैं। P और Q के मान इनमें से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है इनमें से, पूरे सेट में से, इंटीजर के सेट में से। लेकिन Q ≠ 0 होना चाहिए, मतलब Q 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। इनफाइनाइट किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव, जो कि गणित में अपरिभाषित है। तो परिमेय संख्या शॉर्ट में लिख लेती है। Q किस प्रकार है? Q से दर्शाते थे P/Q के रूप में की होती है। और P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और Q ≠ 0, इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए परिमेय संख्याओं के। 4/7, 2/5, -3/5, 2/1, -2/1, etc कुछ भी हो सकता है। बट एक बार ध्यान रखना है, में 0 नहीं होनी चाहिए और सारी संख्या P व Q इंटीजर होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है अपनी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय ना हो। तो देखिए इसको Q डैश से दर्शाते हैं। तो Q डैश में क्या, कौन सी संख्या आएंगी? एक्स आएंगी। और कौन सी एक्स आएंगी? जो कि वे एक्स आएंगी जो कि Q ना हो। Q मतलब परिमेय संख्या, Q का मतलब परिमेय संख्या होता है ना। तो परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, वे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, जिसके रूट जो है 1.414, इसका प्रतिशत चलता रहता है आगे तक। इसका भी प्रतिशत चलता रहता है। √3 का ई है और पाई है, कैसे हैं? साथ दोनों ही अपरिमेय संख्या होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे पाई सर, पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या बन गई। बिल्कुल 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान ये नहीं होता है। एग्जैक्ट में क्या होता है? 3.14 समथिंग, ये चलता रहता है इनफिनिटी तक। तो इसको क्या है, अपन लगभग मान लेते हैं, एक बराबर ना होके लगभग मान होता है इसका। ये मान होता है 22/7। ये क्या होता है? इसका पाई का लगभग मान होता है, ठीक है ना। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। और ई तो आप जानती हैं सब लोग, क्या होती है ई? इसका मान 2 और 3 के बीच में होता है, जानती होंगे, पढ़ाई अपने 11th में।
तो अपन जानते हैं रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जिनको परफेक्ट उसका ना हो, वे सारी संख्या कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या वो कहलाती हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, संख्या रेखा। रियल नंबर क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग यानी यूनियन। परिमेय और परिमेय संख्याओं को यदि शामिल कर लिया जाए या जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त संख्याओं का समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, परिमेय सॉरी रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है ना, रियल वास्तविक संख्या रेखा जानते हैं आप, -∞ से 0 + ∞ तक। और इसमें वास्तव में जानती हैं, आपने इसी बारे में अध्ययन किया था 10th सेकंड ईयर में अपन ने, रियल एनालिसिस। सारा रियल एनालिसिस जितना भी था वो इसी पे बेस्ड था, वास्तविक संख्याओं का। रियल नंबर नाम से ही आ रहा है, रियल नंबर रियल एनालिसिस, मतलब रियल संख्याओं का अपन क्या किया था, एनालिसिस किया था अपन। अब यहाँ अब थर्ड ईयर में क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स संख्या तो उनका एनालिसिस करने वाले हैं अपन। अब देखिए समस्त संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दो संख्याओं का संयुक्त रूप होता है। एक तो होता है इमेजरी नंबर, काल्पनिक संख्या, और एक होती है वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। और काल्पनिक संख्या आप जानती हैं आयोटा के साथ आती हैं। विदाउट आयोटा वाली संख्या क्या कहलाती है, विदाउट आयोटा वाली संख्या अपनी रियल नंबर होता है। एक्स इसमें देखो क्या है, सी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, या एक्स वाई क्या है, बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अब लेकिन ये आयोटा वाला भाग इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग, इमेजरी पार्ट। और इसको बोलते हैं अपन एक्स को रियल पार्ट। ठीक है ना, जैसे कि 3 + आयोटा 4, 7 + 0 आयोटा। कोई भी संख्या होती है क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक सम्मिश्र संख्या होती है। सम्मिश्र संख्या एक व्यापक रूप है, जबकि वास्तविक संख्या इसका एक प्रकार मान सकते हैं आप। जैसे कि अभी समझेंगे, चलो आगे चलते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखो इनको अगर सेट में डिफाइन किया जाए तो देखो, नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर जितने भी होते हैं वे नेचुरल नंबर भी होते हैं, इंटीजर होते हैं वे होल नंबर भी होते हैं, और नेचुरल नंबर भी होते हैं। ये तो आपने जानते हैं ना, सबसे छोटा प्राकृत संख्या को समझ, उससे बड़ा होता है होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद परिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या आ जाएंगी यहाँ पे, उसके बाद रियल नंबर, और फिर लास्ट में कॉम्प्लेक्स। तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स संख्याएं सबसे व्यापक रूप होता है, जिसमें रियल नंबर एक इसका क्या है, भाग है, एक सबसे छोटा कह सकते हैं। सबसेट ये ऐसे बोल सकते हैं, रियल नंबर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं ना, कि वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं का एक उपसमुच्चय। सबसेट का मतलब उपसमुच्चय, तो उपसेट हो गया रियल नंबर कॉम्प्लेक्स का। चलिए आगे चलते हैं, फिर और क्लियर होगा आपका ये कॉन्सेप्ट सम्मिश्र वाला। देखिए सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सी एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई रियल नंबर बिलोंग करेंगे यहाँ पे इसका। अब देखिए इसको क्या ले सकते हैं, अब आप समझने की बात है। आपको कोई भी दिक्कत हो, समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देख लूँगा, चेक कर लूँगा, आपका नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन किया जाएगा आपका। और फिर भी ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। देखो कोई भी संख्या होती है तो क्या होता है, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स संख्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो प्रत्येक कॉम्प्लेक्स संख्या की संगत एक पॉइंट होता है, और पॉइंट कैसा होता है, क्रमित युग्म के रूप में होता है। क्रमित युग्म का रूप मतलब ऑर्डर पेयर फॉर्म, एक इसका निश्चित क्रम है, क्रमित युग्म रूप, मतलब रियल नंबर पहले आएगा, उसके बाद इमेजिनरी नंबर आएगा, मतलब रियल पार्ट क्या है एक्स, फिर उसके बाद वाई, तो ये इसका निश्चित क्रम है। ठीक है ना, तो एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई, इसको अपन
कॉम्प्लेक्स प्लेन में दर्शाएं तो देखिए, अब कोई भी संख्या ले ली अपन ने, जेड बराबर एक्स प्लस आया था भाई, कोई भी संख्या हो सकती है, एक्स की जगह पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वाई की जगह पे 2 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स वाई इसके प्रत्येक कॉम्प्लेक्स संख्या के संगत एक बिंदु होता है, और इस बिंदु को इस प्लेन में दर्शा सकते हैं। इस प्लेन को बोलते हैं सम्मिश्र समतल, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं आर्गन प्लेन भी बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स प्लेन, सम्मिश्र तल या आर्गन प्लेन बोल सकते हैं। अब देखो, इसका रियल पार्ट हो गया एक्स, एक्स कैसा पार्ट है इसका, रियल पार्ट है। वाई क्या है, इमेजरी पार्ट है। इमेजरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा वाले के साथ आता है वो इमेजरी पार्ट कहलाता है, और जो रियल आता है उसके साथ आयोटा नहीं आ सकता है। वो आयोटा का मान जानते हो अपन क्या होता है, रूट में -1। अब देखिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं अपन, अब देखो ये क्या है, अपना प्लेन है सम्मिश्र तल। अब देखो अपन सेकंड टर्म क्या किया, अपन रियल एनालिसिस तुलना करके चलेंगे। सेकंड टर्म अपन ने क्या पढ़ा, यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो सेम टू सेम रियल एनालिसिस जैसा पेपर है, जिसमें थ्योरम भी आएंगी और क्वेश्चन भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे और डेरिवेशन भी, थ्योरम भी आएंगे, डेरिवेशन भी आ सकते हैं, थोड़े बहुत डेरिवेशन भी है इसमें। तो देखिए, अपन सेकंड ईयर में क्या किया था, अपन ने ओनली केवल इस एक्सिस के बारे में क्या किया था, एनालाइसिस किया था कि नहीं, कोई भी वैल्यू हुआ करती। सेकंड ईयर में क्या होता, देखो y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हुआ करता था, y बराबर एफ ऑफ एक्स, समझिए। देखो सेकंड ईयर अपन क्या पढ़ा था, कोई भी फंक्शन हुआ करता था y बराबर एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे x क्या था, रियल नंबर था। कैसा था, रियल नंबर था। यहाँ पे रियल वैल्यू रखते थे, ओपन को y का मान भी कैसा मिलता था, रियल प्राप्त होता था। तो अपन इसको कह सकते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि वास्तविक चर का फलन, रियल वेरिएबल फंक्शन बोल सकते हैं एक तरह से, क्यों रियल मान ले रहा है और रियल दे रहा है, तो इसको रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं, वास्तविक मान फलन भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं w बराबर एफ ऑफ जेड, मतलब यहाँ फंक्शन होगा वो किस वेरिएबल का होगा, कॉम्प्लेक्स का होगा। किसका होगा, कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे सेकंड ईयर में क्या होता था, रियल का हुआ करता था, और इसको बाई से लिखते थे। ये एक परंपरा है, किसी से भी लिख सकते हैं आप, परंपरा चल रही है कि बाई से लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं, सॉरी आपकी बुक में डब्ल्यू से लिखा गया है, तो एक तरह से परंपरा आती है। मेरी आवाज़ थोड़ा बहुत तो हो सकती है कि मैं पहली बार डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, पर कोई बात नहीं, आपके साथ बना रहूँगा तो थोड़ी आवाज़ भी अटक रही है, उसमें कुछ सुधार आ जाएगा। ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन तो स्टार्ट किया नहीं है, पहली बार पढ़ रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है। आपको क्या है, अपन को समझने से मतलब है, नंबर लाने से मतलब, शरीर में प्रश्न बनाने से मतलब है, और जितनी भी टेक्स्ट पढ़ेंगे काफ़ी बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से अपने थ्योरम है ना काफ़ी ईजी हो जाएंगी, थ्योरम में कुछ भी नहीं है अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो कॉन्सेप्ट को अपन बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। कुछ डाउट होते हैं तो आप कॉल करके बेझिझक कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अपन सम्मिश्र के बारे में बात करेंगे, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। यहाँ पे फंक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है, और यहाँ पे रियल वेरिएबल का फंक्शन हुआ करता है सेकंड ईयर में, ठीक है ना। तो देखो अपन बाई एक्सिस है वो कहलाता है इमेजिनरी एक्सिस, इसको बोलते हैं काल्पनिक अक्ष, और यहाँ पे क्या है, वास्तविक अक्ष। सेकंड ईयर में उनने इसके बारे में अध्ययन किया था। अब किसके बारे में अध्ययन करेंगे, इस पूरे प्लेन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कोई बिंदु यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। सेकंड ईयर में क्या था, ओनली बिंदु इसी रेखा पर हो सकते थे, लेकिन अब थर्ड ईयर में पूरे प्लेन पर हो सकते हैं कहीं से भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं सम कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक 12th लेवल की चीज़ें जो आपको आने की बेसिक है, आज हम 12th लेवल का करेंगे
और नेक्स्ट डे अपन अपना प्योर मैथ जहाँ से पेपर क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ मतलब महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट हो जाएगा अपनी फर्स्ट यूनिट, ठीक है ना। अब बहुत सारी बच्चों की डिमांड है कि कौन सी यूनिट तैयार करें सर, कौन सी यूनिट तैयार करें। तो आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही मैं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए कौन सा ईजी रहेगा, जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ाई उनके लिए कौन सा ईजी रहेगा, सभी को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग बेस्ट है इसकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करना। अगर थर्ड एक्सरसाइज कर लें अपन सेकंड को छोड़ देंगे तो वो क्या एक दूसरे को रिलेटेड है, या तो फिर सभी पढ़ो या फिर लंबा दमन पढ़ो। तो अपन फर्स्ट और सेकंड यूनिट तैयार करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सहीगुमी सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कोई भी का सम्मिश्र संख्या के संगत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट होता है। जैसे कि ओनली आयोटा के वाली संख्या के सामने माइनस लगा देते हैं, उसका कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट को अपन बार से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी की। ये 12th लेवल की 11 12th की चीज़ें 11th की मैथ्स में की, तो आपको आने की एक बार रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटा। देखो Z1 प्लस माइनस Z2 दोनों पर बार है तो दोनों अलग अलग हो जाते, सेपरेट हो जाते हैं। और Z प्लस Z बार कोई कॉम्प्लेक्स संख्या है और उसका सहीगुमी कॉम्प्लेक्स संख्या को योग करते हैं तो आता है 2 रियल पार्ट ऑफ Z। क्या आता है 2 रियल पार्ट ऑफ Z। इसी प्रकार क्या होता है Z मास नेगेटिव करते हैं तो क्या आता है 2 इमेजरी पार्ट ऑफ Z। जहाँ सॉरी ये आयोटा नहीं आएगा यहाँ पे, इसका आएगा 2। ये टोटली तो आयोटा बाई क्या है, काल्पनिक भाग है, तो 2 इमेजरी पार्ट ऑफ Z, ठीक है ना। और अगर भाग में है Z1/Z2 डिवाइडेड में है तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन Z2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। और मल्टीप्लाई में है तो भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी प्रॉपर्टी जल्दी देख लेते हैं अपन। ट्वेल्थ लेवल का आपको आता ही है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है। मापांक क्या होता है, कोई भी संख्या होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है। एक तरफ परिमाण लेते हैं, परिमाण लेना जानते हैं अपन। देखिए कोई भी संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, एक परंपरा है, इसको कुछ भी लिख सकते हैं आप। और लिख सकते हैं y बराबर a प्लस आयोटा b, तो एक तरह जनरल फॉर्म है। अपन ये एक z बराबर x प्लस आयोटा वाई एक प्रचलित रूप है, तो इसी आपकी बुक में भी यही है, तो क्यों ना अपन इसी का यूज करें और बेटर रहेगा। आप किसी भी लिख सकते हैं अलग अदरवाइज। मॉडुलस z इसका मापा लेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, काल्पनिक भाग का स्क्वायर प्लस वास्तविक भाग का स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में होता है क्या है, कोई भी बिंदु ले लिया अपन ने, प्लेन है वही कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो रियल एक्सिस पे चले अपन x दूरी, x पॉइंट आ गया, बाई पे चले x वाई पॉइंट आ गया। ये कौन सा प्लेन पॉइंट है, z बराबर x प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, ये क्या होता है x का कर्ण का स्क्वायर प्लस यहाँ परपेंडिकुलर हो रहा है, तो देखिए इसका कर्ण क्या हो जाता है, एक तरह से कर्ण हो गया है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। और इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। इसकी देखिए अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में अलग अलग हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अगर दोनों डिवाइड में है तो डिवाइड में भी अलग अलग हो जाएंगे, सेम लास्ट जैसा। अब देखो इन प्रॉपर्टी को कैसे याद रखेंगे, इनको 4 प्रॉपर्टी हैं, इनको कैसे करेंगे। ओपन क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2। अगर दोनों के बीच में इधर देखो ये है Z1 प्लस Z2 का Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, और इधर भी है Z1 का मॉडुलस माने Z2 का मॉडुलस। अगर
अगर दोनों के अंदर प्लस लगा रहा है, प्लस लगा दिया अपन ने तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर नेगेटिव लगा दिया तो ये संख्या लेस देन हो जाएगी, ठीक है ना। इक्वल हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन है यहाँ पे। तो अपन को याद कैसे रखना है, अगर दोनों के बीच में प्लस लगा दिया अपन ने तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा चिन्ह बनाना है, अगर छोटा है तो लोरे वाला ऐसे चिन्ह बनाना है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें करना है अपन को नेगेटिव वाले में Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल Z1 प्लस Z2, और इसी प्रकार Z1 माइनस Z2 लेस देन हो जाएगा। अगर नेगेटिव साइन लग रहा है यहाँ पे, अगर नेगेटिव साइन है तो ऐसे होगा, मतलब छोटी संख्या हो जाएगी, और प्लस लग रहा है तो बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स संख्या है और उसका सही नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इसका आएगा जेड स्क्वायर। कैसे आएगा, देखो जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है, और जेड बार बराबर क्या होता है, एक्स माइनस आइटा वाई। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का वो बन गया फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइटा का मान क्या होता है, आइटा स्क्वायर का -1 होता है, तो -1 रख दिया तो प्लस हो गया। और ये क्या होता है, अपन ने अभी ऊपर देखा था, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का समापन क्या होता है, जेड बार अपन, अगर दोनों के ऊपर उसका लगा दें तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये लिख रखा है वहाँ पे, देखो रूट हटा के लिख रखा है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका सही से मल्टीप्लाई करते हैं, सही मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट आते हैं कोणांक क्या होता है। कोणांक को बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, इंग्लिश में दोनों ही आपको याद रखने हैं, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको आते ही होगी शायद तक, लेवल की चीज़ है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आइटा वाई, तो कौन है इसका क्या निकालेंगे, देखो वही कोई पॉइंट ले लिया, उसके संगत इस प्लेन में क्या होगा, एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो एक्स एक्सिस पे मान वाई पे टेन थीटा निकाला, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार थीटा के सामने। एक्चुअली होता क्या है, कोणांक क्या होता है, किसी भी बिंदु को, मतलब कोई भी सम्मिश्र संख्या है, उस बिंदु को अगर प्लेन में दर्शाया जाए, उस पॉइंट को प्लेन में दर्शाया जाए, तो उस प्लेन को मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा द्वारा एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा से, किससे, पॉजिटिव दिशा से बनाया गया कोण अपना क्या कहलाता है। देखो ये कोई अपनी सम्मिश्र संख्या है, उसके प्लेन में दर्शा दिया अपन को, प्लेन में दर्शाने के बाद अब देखो ओरिजिन से मिलाने के बाद जो एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा से, डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है, वही क्या कहलाता है अपना कोणांक या एम्पलीट्यूड। आपको याद रखना है, किसी भी सम्मिश्र संख्या द्वारा उसका क्रमिक युग्म रूप, मतलब पॉइंट, किसी भी सम्मिश्र पॉइंट के मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बनाया गया कोण क्या कहलाता है अपना, आर्ग्यूमेंट के यहाँ एम्पलीट्यूड या कोणांक कहलाता है, ठीक है ना। इसको लिखते हैं ए आर जी ऑफ जेड, या एम्पलीट्यूड ए एम पी जेड लिख सकते हैं। थीटा बराबर क्या होगा, देखो टेन बराबर क्या हो गया, टेन बराबर हो गया बाई अपॉन एक्स, टेन बराबर हो गया बाई अपॉन एक्स इस एंगल से, इस ट्रायंगल से, और अपना थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। अब देखिए अपन ने देखा क्या, सम्मिश्र संख्या को अपन दर्शा रहे हैं किससे, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बराबर, लेकिन इसका पोलर फॉर्म होता है, ये किसमें, ये तो कार्टेशियन फॉर्म में, ये तो कार्तीय पद्धति में है, एक्स वाई जेड कार्तीय होते हैं, तो ये तो कार्तीय रूप में होता है सम्मिश्र संख्या का, इस प्रकार व्यापक रूप। लेकिन अगर द्रव्य रूप में देखें तो क्या होता है, पोलर फॉर्म में, तो उसको देखते हैं पर क्या होता है। तो देखिए
समित संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वही पॉइंट बनाया अपन ने, संख्या ले ली अपन ने, इसको कन्वर्ट करेंगे अभी पोलर फॉर्म में। क्या होता है इसका पोलर फॉर्म? तो जेड बराबर एक्स प्लस आया था भाई, इस पॉइंट को अपन ने दर्शा दिया यहाँ पे। तो वही अपना आर हो जाएगा। आर मैंने बताया आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको मॉडुलस को। जेड बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ठीक है, ऊपर ने जेड बार को क्या मान लिया, माना आर है, आर ऊपर ने रिप्रेजेंट किया ना, तो इसको मान लिया आर। अब देखिए इस ट्राइंगल से इसका कोस थीटा का मान निकालिए। कोस थीटा का क्या होगा? कोस पर रखा होता है आदर बट्टे कर्ण होता है ना, तो आदर क्या हो गया? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो आदर हो गया एक्स, तो एक्स अपन आर, कर्ण क्या हो गया? आर। तो एक्स का मान निकाला तो अपना आर कोस थीटा आ गया। इसी प्रकार अपन साइन थीटा का मान निकालेंगे तो बाई अपन आर आ जाएगा, और बाई का मान निकालेंगे तो अपना आर साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए ऊपर जेड बराबर क्या था? एक्स प्लस आयोटा वाई था। तो अपन ने एक्स और वाई की मान निकाल ली इस त्रिभुज से। तो एक्स का मान रख देंगे और वाई का मान रख देंगे, दोनों ही मान रख दिए अपन ने, मान रख दिए अपन ने। अब देखो आर को मान ले सकते हैं, आर को मान ले लिया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। ई की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना, ई की पावर आयोटा के रूप में लिख दिया। तो जेड बराबर आ गया आर ई की पावर आयोटा थीटा। ये दोनों ही रूप आपको याद रखनी है। कौन कौन से? ये दोनों ही पूर्व आपको याद रखनी है। समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है? जेड बराबर आर कोष्टक में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पर जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है? थीटा क्या है? कोणांक है। आर क्या है? मापांक है। और ई की पावर आयोटा थीटा बराबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपन अगली क्लास में लेंगे अपना 12th लेवल का मैथ। जितनी भी कॉन्सेप्ट थे 12th लेवल के 11th लेवल के, ये सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो गए हैं। तो अब अपन कल अपनी वीडियो आएगी, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो कभी भी डाल सकता हूँ मैं। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं अपलोड करता रहूँगा, और पूरा रिवीजन करेंगे, तीनों मैथों का रिवीजन करेंगे बहुत बेस्ट तरीके से। अगर जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल ही नहीं पढ़ाए, वे बच्चे भी प्रश्न बना सकते हैं अच्छी तरह से, बढ़िया प्रश्न बना सकते हैं, 70+ प्रश्न आराम से बना सकते हैं। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कंटेंट आपने तैयार कर लिया तो एक गारंटी की दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके दोनों दो यूनिट कराऊंगा, तो दोनों यूनिट में जो अथवा पार्ट है वो भी फंसेंगे, और जो वो बेस आता है वो भी फंसेगा। एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट और उसका अथवा वाला, तो दोनों ही क्वेश्चन फंसेंगे। आप जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे चलते रहते रहना, सोई मेहनत करते रहना। देखो लैंग्वेज क्या है, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन तो बिल्कुल पढ़ाया नहीं, तो उसमें क्या है थोड़ी दिक्कत आती है। ऑनलाइन में बच्चे सामने होते नहीं, खुद ही बोलते रहो, तो उसमें ऐसी दिक्कत आती है। तो कभी कभी क्या है थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसमें टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है आपको। धीरे धीरे आपके साथ बने रहेंगे तो लैंग्वेज भी सुधर जाएगी और सब कुछ सुधर जाएगा, राइटिंग भी सुधर जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए धन्यवाद।